बाबूजी। हाँ बेटा। राम कुमार कल रात से घर नहीं आए हैं। कहा? कल रात से घर नहीं आए? जी बाबूजी। कुछ बता के गया था कि कहीं जाने वाला है? नहीं बाबूजी, कुछ बताकर तो नहीं गए, पर कल रात खाने के बाद से बड़े ही परेशान थे। इतनी देर तक तो कभी घर से बाहर नहीं रहता है, जरा देखिए ना। अरे तुम लोग चिंता मत करो, जरूर किसी दोस्त के ही गया होगा, मैं देख के आता हूँ। ठीक है? हाँ बिमला मौसी, राम कुमार आया है का? चिंता मत करिए माँ जी, राम कुमार जल्दी आ जाएंगे। क्या हुआ, कुछ पता चला का? सब जगह ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चला। एक काम कीजिए ना, अखिलेश को फोन लगा के देखिए ना, शायद कुछ पता चले। हाँ बाबूजी। ये राम कुमार कल रात से घर नहीं लौटा है। हमका काम मालूम बाबूजी, 5 साल से हमरे उका कौनो बातचीत ना है। उका कुछ हुआ करे ना तो हमका फोन मत घुमावा करो। वो जिए चाहे मरे, हमरी बला से हम उकी कौनो खोज खबर नहीं रखते हैं। अब फोन रखो, बाद में बात करो। क्या बोला अखिलेश? उनको कुछ नहीं पता। एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। बेटा हम भी देख करके आते हैं। एक कत्ल और एक गुमशुदगी, क्या इन दोनों घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे? मरने वाला कौन था और मारने वाला कौन था? और इस सब में राम कुमार की क्या हिस्सेदारी थी? क्या कातिल राम कुमार ही था जो कत्ल करने के बाद भाग निकला? सवाल कई थे और जवाब एक भी नहीं। राम कुमार के माँ बाप ब्रिजेश्वर और सुमित्रा हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे कि कहीं से उनके बेटे का पता चल जाए। साहब, मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया है। क्या नाम है आपके बेटे का? राम कुमार। उसने आपको बताया कि कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? कुछ नहीं बताया साहब। उसके सारे दोस्त लोगों से पूछ लिया, आस पड़ोस में ढूंढ लिया। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? हम हैं, हमारी पत्नी सुमित्रा और रेखा। और आप कौन? साहब, हमारा नाम संतोष है। हम ही रेखा को लेके आए थे चाचा के पास। हम लोग राम कुमार और रेखा की शादी के बारे में सोच रहे थे। आपका मतलब कि शादी से पहले ही आपकी होने वाली बहू आपके घर पे रहती थी? जी साहब। अभी कहाँ है रेखा? तो रेखा, तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही थी राम कुमार से? जी साहब, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कहाँ गया होगा राम कुमार? वो तो हमको नहीं पता साहब, कल रात से वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? क्या हुआ बेटा, खाना क्या नहीं खा रहा? देखो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। रेखा बहुत ही अच्छी लड़की है, इससे अच्छी बहू हमारे घर के लिए और कोई नहीं हो सकती है। शादी ब्याह करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये जिंदगी है बाबूजी, कौन रिक्शा ठेला नहीं जो धक्का देके आगे बढ़ा दें। अभी हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। मनेर जाएंगे, नौकरी करेंगे, पैसा वैसा इकट्ठा करके फिर शादी ब्याह के बारे में सोचेंगे। अरे पगला गए हो क्या? फिर वहीं जाओगे? अरे एक बार तो जेल जाने से बच गए हो। अरे कल को कुछ ऊंचा नीचा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अरे सुनो ना बाबूजी, लाख करो चतराई कर्म का लेखा कहूँ ना जाए, और इस सब के डर से का हम अपनी जिंदगी खत्म कर लें। अरे जिंदगी खत्म करने के लिए कौन कह रहा है बेटा? अरे अपने खेत है, बैल है, जमीन है, यही कमाओ, यही खाओ, कम से कम चैन की नींद तो सो पाओगे। कितना सुख चैन सुकून है हमें सब पता है बाबूजी, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। अरे राम, अरे बेटा सुन दो। सुनो तो। क्या हो गया लड़के को, कैसा बर्ताव कर रहा है? सुनिए। परेशान मत करो, हमारा दिमाग बहुत खराब है यहाँ। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो। वही जो निकले अब तक नहीं आए, बहुत ही गुस्से में थे साहब। हमने सोचा कि हम एक बार पूछ लें, पर वो कहा है ना साहब, हमारी हिम्मत ही नहीं हुआ। मानेर की क्या कहानी है?
ऐसा क्या हुआ था कि राम कुमार जेल जाते थे बच्चा? साहब मानेर में बस एक छोटा सा हादसा हो गया था। क्या हुआ था मानेर में? साहब मानेर पेपर फैक्ट्री में हम सुपरवाइज़र का काम करते हैं। गांव से 20 किलोमीटर है फैक्ट्री। राम को काम की तलाश थी तो हमने उसको फैक्ट्री में काम दिलवा दिया था। एक दिन काम करते समय राम कुमार से मशीन का एक बटन गलती से दब गया साहब, जिसके कारण एक नाथ का एक हाथ जो है मशीन में फंस के कट गया। राम, क्या हुआ? गांव चले जाओ, बाबूजी को तुम्हारी ज़रूरत भी है और यहाँ का जो कुछ भी है ना उसका चिंता मत करो तुम, हम सब संभाल लेंगे। ये लो भैया, ये कब रख लो। राम तो बहुत ही भोला लड़का है सर, जो हुआ उसका दुख हमको भी हो रहा है। रेखा हमारी मुंह बोली बहन है, इसीलिए तो इसका रिश्ता लेके आए थे हम उसके लिए, ताकि उसके जीवन में भी थोड़ी सी खुशी आए। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। मुश्ताक सर, सबसे पहले राम कुमार के मानेर कांड की डिटेल निकालो। कभी कभी अतीत में हुई एक गलती हमारे आज पे भारी पड़ जाती है। हो सकता है राम कुमार का गायब होना भी उस हादसे से जुड़ा हो। और हाँ, राम कुमार के आसपास के लोगों और गांव वालों से पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने राम कुमार को उस रात कहीं आते जाते देखा हो। यस सर, मैं फौरन 2 टीम तैयार करता हूँ। एक टीम के साथ खुद मानेर निकलता हूँ और दूसरी टीम गांव में पूछताछ के लिए भेजता हूँ सर। हाँ गुप्ता सर, घर के आसपास पूछताछ की पर ज्यादा कुछ खास पता नहीं चला, मगर हमें ये पता चला कि राम की अपने भाई से बनती नहीं थी। अखिलेश। हाँ साहब, हमारी अखिलेश है। अखिलेश तुम्हारा भाई कल रात से घर नहीं पहुंचा, कोई आइडिया कहाँ होगा? नहीं साहब, वो तो बाबूजी का फोन आया था कि वो घर नहीं लौटा है। ऐसे साहब हमारी उससे बनती नहीं थी, हमका कुछ नहीं पता साहब। पता नहीं या फिर बताना नहीं चाहते? ये क्या कह रहे हैं साहब, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये है अखिलेश कि तुम्हारे भाई के गायब होने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अरे हम काहे करेंगे ये सब? बनती तो इसलिए नहीं थी साहब कि हमारे बाबूजी ने सारी जायदाद तो कर दी उसके नाम, और हमरे हिस्से में आई केवल भीख। और वैसे भी हमरा उससे कौनो मतलब नहीं साहब। हम यहाँ अपने बीवी बच्चन के साथ अच्छे से जिंदगी काट रहे हैं साहब। हम ये सब करके अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करेंगे साहब। बेटा, तुमने जाना जरूरी है का? बाबूजी, हम जाना तो नहीं चाहते थे, पर चाचा वापस फैक्ट्री जाना बहुत ज़रूरी है, पर हमारा कोई काम हो या कोई सहायता चाहिए तो फ़ोन करिएगा। और चाचा, राम मिल जाएगा, एतबार रखिए। अच्छा, हम चलते हैं, प्रणाम। खुश रहो बेटा। सर, मैंने मानेर में काफी पूछताछ की। रेखा के कई चाहने वाले निकले सर। उसका भाई आनंद भी उसी फैक्ट्री में काम करता है जिसमें संतोष काम करता है। सर, दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए भाई ने बहन को संतोष के साथ रामकुमार के घर भेजा ताकि शादी की बात पक्की हो सके सर। और एक बात और सर, मैंने रामकुमार के भाई अखिलेश से भी बात की। सर, अखिलेश और रामकुमार के बीच बनती तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो अपने भाई को गायब करवा सकता है सर, क्योंकि उसके घर में एक पत्नी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। और ये एकनाथ की क्या रिपोर्ट है?
सर एक नाथ भी रेखा को काफी पसंद करता है। सर ये राकेश है, राम कुमार के घर के पास में ही रहता है। इसने उस रात कुछ देखा है सर। क्या देखा था? साहब हम उसको एक आदमी के साथ देखे थे, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, पर हाँ साहब उसका एक हाथ नहीं था। तो एकनाथ था उस रात उसके साथ। मुश्ताक सर, चलो इस एकनाथ की खोज खबर ली जाए, पता तो चले कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी रात गए इन दोनों को एक साथ मिलना पड़ा। सर दरवाजा खोलो। अरे काहे पकड़ रहे साहब हमको? हम का किए हम? पहले जितना पूछ रहा हूँ सच सच बोल। जिस रात राम कुमार गायब हुआ तो उसके साथ था, माजरा क्या है? ये महज इत्तेफाक है या तेरी कोई प्लानिंग थी? हम कोनो प्लानिंग नहीं किए हैं साहब। हम काहे करेंगे कोनो प्लानिंग? बस बात यह है कि हम रेखा को बहुत पसंद करते हैं साहब, और वो भी हमको बहुत पसंद करती है। बस यही समझाए को गए थे हम राम कुमार को, ताकि वो पीछे हट जाए और 3 जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। क्या बात कर रहे हो एकनाथ? पगला गए हो क्या? पगला नहीं गए, सच बता रहे हैं, सच। और ये बात कान खोल के सुन लो, ये शादी से कोनो का भला नहीं होगा, और रेखा भी हमको पसंद करती है। हाँ, जैसे तुम कह दी और हम मान लिए। बस इतना ही बात था साहब। हम भला उनको काहे कुछ करेंगे। मुश्ताक सर, रेखा का कहना है कि राम कुमार और वो एक दूसरे को प्यार करते थे, और यहाँ एकांत कह रहा है कि वो और रेखा एक दूसरे को पसंद करते थे। कहीं ये सारा कुछ रेखा की वजह से तो नहीं हो रहा है? सर रेखा के भाई आनंद तिवारी से बातचीत करते हैं, वो इन सबको जरूर जानता होगा, और एक भाई होने के नाते उसे ये जरूर पता होगा कि रेखा के आगे पीछे कौन कौन था और किस वजह से था, और रेखा किसे पसंद करती थी। मुस्कुराइए ना। काहे मुस्कुराए? अरे मुस्कुराती तो बहुत अच्छी लगती है। पर काहे मुस्कुराए? कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अरे हम तुम्हारे सरप्राइज लेके आए हैं। सरप्राइज? दिखाइए तो। अरे ऐसे कैसे दिखा दूं? पहले मुस्कुराइए तो सही। फिर दिखाओगे? हाँ तो ठीक है। हाय हाय, क्या मुस्कुराती हो। कहाँ गया? ये देखो नया फोन। दिखाओ तो। अरे रुकिए तो एक फोटो खींचते हैं, ठीक है? कैसे लग रहे हैं हम? अरे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब दिखा भी दीजिए। हम दिखाते हैं ना आपको। अरे कुछ करने को दीजिए ना। अरे आनंद तिवारी। जी साहब। आनंद जी साहब। तुम्हें राम कुमार में ऐसा क्या दिखा कि तुमने अपनी बहन को सीधा उसके घर ही भेज दिया? रिश्ते की बात ऐसी भी हो सकती थी। साहब हमने राम कुमार को फैक्ट्री में काम करते देखा था, बहुत ही मेहनती लड़का है। हमको लगा कि हमारी बहन के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने संतोष के साथ रेखा को राम कुमार के घर भेजा, ताकि राम कुमार के माँ बाबूजी भी रेखा को देख लें। और ये एकनाथ का क्या चक्कर है? सर वो तो बहुत आदमी है साला। सर हमारी बहन पे गंदी नजर डाले बैठा, कई बार वो रेखा को छेड़ा है। बहुत घटिया आदमी है साहब। राम कुमार और रेखा ने एक दूसरे को पसंद कैसे किया? वो दोनों परसा खेड़ा में मिलते थे, वहीं से एक दूसरे को पसंद करने लगे। रेखा भी कहाँ है? सब वो कुछ सामान लाने के लिए बाजार गई। राम कुमार का गायब होना, ये बात मुझे कहीं ना कहीं फैक्ट्री के उस हादसे से जुड़ी लगती है। तुम एक काम करो, हादसे के वक्त जितने लोग भी मौजूद थे उन सबसे पूछताछ करो। सब आप हैं मैनेजर? हाँ जी मैं हूँ मैनेजर। हम उस मशीन को देखना चाहते हैं जिससे एकनाथ का हाथ कटा था। जी सर आइए मैं दिखाता हूँ। इससे पहले भी इस मशीन के साथ कोई हादसा हो चुका है? नहीं साहब, ये ऐसे पहली बार ही हुआ है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हमारे सारे मशीन्स की मरम्मत हर महीने होती है। ये जो हादसा हुआ है ना साहब एकनाथ के साथ, ये पहली दफा ही गड़ा है। साहब उस दिन एकनाथ काफी खोया खोया सा लग रहा था, मतलब उसे संभाल के काम करना चाहिए था, क्योंकि कारखाने में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ हमेशा चौकस रहना बहुत जरूरी होता है। साहब
हमको तो ऐसा लगता है राम कुमार ने सब कुछ जानबूझकर किया था। एकनाथ रास्ते से हटे और रेखा के लिए रास्ता साफ हो जाए। और उस दिन दोनों बहुत लड़े थे। अब काहे लड़े ये हमें पता नहीं। उस रोज एकनाथ और राम कुमार में झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? साहब ही एक नथवा ना आनंद की बहन रेखा के पीछे पड़ा हुआ था। कभी कभी आते जाते कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता था। अब रेखा हमारी भी बहन जैसी है, इसी आदत को लेकर झगड़ा हुआ होगा। सर, मैंने मनेर फैक्ट्री में लोगों से पूछताछ की। कुछ का कहना है कि उस दिन एकनाथ ही खोया खोया सा था, जिसकी वजह से लापरवाही में उसका हाथ कट गया सर। और कुछ लोगों ने बताया कि एकनाथ और राम कुमार के बीच झगड़ा भी हुआ था सर। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था? सर, संतोष ने बताया कि एकनाथ रेखा के पीछे था और उस पर गंदे गंदे कमेंट्स भी पास करता था। झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। मुश्ताक, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से एकनाथ को उस मशीन का शिकार बनाया गया? अखिलेश और एकनाथ दोनों के पास राम कुमार को गायब करने की वजह थी, लिहाजा दोनों शक के घेरे में थे। रिश्तों में खटास कभी भी दुश्मनी का रूप ले सकती है, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या सगे भाइयों का। दुश्मनी किसी के लिए भी घातक बन सकती है। पुलिस ने राम कुमार से जुड़े हर इंसान और उसके रिश्ते को खंगालना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त छोटे से छोटा सुराग भी बड़ा खुलासा कर सकता था। हाँ सुनो, अरे हमको सब पता उस दिन क्या हुआ था, ठीक है? हाँ, रेखा के बारे में बात करना जरूरी है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ हम और तुम कारखाने के पीछे 8 बजे के बाद, ठीक है? हेलो, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा टहलने निकल गए थे। इतनी रात को किसी को बुलाई तो नहीं हो यहाँ? नहीं, हम किसे बुलाएंगे? आओ बैठो, छोड़ देते हैं। हमरा राम इतना भोला और सीधा है, किसी की बात पर भी भरोसा कर लेता है। फिर यही सोच के तो हमने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद उसके नाम कर दी थी, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। अखिलेश को तो हम जानते हैं, होशियार है, अपनी जिंदगी संवार लेगा। पर हमें क्या पता था कि जायदाद के चक्कर में दोनों भाई एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन जाएंगे। काश दोनों भाई साथ होते। सर, ये रेखा की कॉल डिटेल्स हैं। इसमें उन तमाम लोगों के नंबर्स हैं जिनसे वो फोन पर बात करती थी या जिनके कॉल उससे आते थे। हाँ बोलो। व्हाट? हटो साइड। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स के हैवी डोज की वजह से ही नमन मिश्रा की मौत हुई थी। ड्रग्स का हैवी डोज? इसका मतलब नमन ड्रग्स लेता था। मुश्ताक सर, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। नमन एक मजदूर आदमी था। वो कितना भी नशेड़ी हो, लेकिन ड्रग्स जैसी चीज का रेगुलर सेवन करना उसके बस की बात नहीं हो सकती। तुम सबसे पहले यह पता लगाओ कि नमन वाकई ड्रग्स लेता था या नहीं।
हाँ मुश्ताक। सर, नमन के दोस्तों और उसके परिवार वालों से पूछताछ की, उससे ये पता चला कि वो एक नंबर का नशेड़ी था। शराब तो लगभग वो रोज ही पीता था सर। हाँ मगर ड्रग्स, वो भी इतनी मात्रा में? देखो मुश्ताक, ड्रग्स के लाइट डोज से आदमी बेहोश हो जाता है, तो नमन इतने हैवी मात्रा में ड्रग्स का डोज कैसे ले सकता है? जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। हो सकता है कि उसने ये ड्रग्स खुद ना खाया हो, बल्कि उसे किसी ने खिलाया हो सर। पॉसिबल है। रेखा से जुड़े अब तक 3 नाम सामने आ चुके थे, रामकुमार, एकनाथ और नमन। रामकुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया था, एकनाथ का एक एक्सीडेंट में हाथ कट गया था, और अब नमन की मौत। क्या ये तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी, या फिर कोई था जो रेखा से जुड़े हर नाम के लिए खतरा बना हुआ था? क्या रामकुमार के गायब होने और दूसरी घटनाओं में कोई संबंध था, या फिर रेखा ही इन सब के लिए जिम्मेदार थी? रामकुमार को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे, और अब उसके मिलने की सारी उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया था। पानी भर गया। हमको ये पानी निकालना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हमारी जमीन बैठ जाए। आ जाओ जल्दी। अंदर के कमरों को भी देखते हैं, कहीं ऐसा ना इतना पानी वहां भी भरा। हाँ चलिए चल। अरे रामकुमार के कमरे में इतना पानी। सुमित्रा, पानी जल्दी से निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे। सुमित्रा, ये तो राम को खड़ा है। राम, अरे दुनिया में इसको ढूंढ रहे थे हम। ये एकनाथ का काम नहीं हो सकता। एक हाथ से लाश को वहां तक ले जाना और फिर कब्र खोद कर दफनाना, नॉट पॉसिबल। मुश्ताक, क्या पॉसिबल है कि राम कुमार की लाश उसी के घर में गड़ी हो? इतना सब कुछ हो गया और बाप को खबर तक नहीं। सर, हो सकता है कि सच में उसे पता ना हो, क्योंकि अगर वो इन सब के पीछे होता तो बारिश के बाद भी लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलने देता सर। वो तो ठीक है मुश्ताक, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक बार ब्रजेश्वर को टटोलना चाहिए। हो सकता है हमारा अंधेरे में चलाया हुआ तीर सही निशाने पर लग जाए। सर, अरे इससे ज्यादा एक बाप का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है साहब, कि उसका जवान बेटा उसके ही घर में दफन रहे, और उसका एक बूढ़ा बाप उसकी कब्र पर 2 महीने तक सोता रहे और उसे पता तक नहीं चला। संभालिए अपने आप को। खूनी जो भी है जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सर, ये राकेश है, अखिलेश का पड़ोसी। रामकुमार के बारे में कुछ है जो हमें बताना चाहता है। हाँ बोलो। अखिलेश के बाबूजी अखिलेश के यहाँ बहुत दिन बाद दिखे, इसलिए हमारा ध्यान उन पे गया। अखिलेश, अखिलेश। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। हम ये कहने आए थे बेटा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, घर वापस आ जाओ, जिंदगी की नई सिरे से शुरुआत करते हैं। अब सब खत्म हो चुका है बाबूजी, और आप हमेशा रामकुमार की तारीफ करते रहते हो, तरफदारी करते रहते हो। जब तक वो जिंदा है ना, वो घर में कभी कदम ना रखेंगे। अखिलेश। मुश्ताक, लगता है अखिलेश के पास बहुत कुछ है हमें बताने को। तुम एक काम करो, फौरन एक टीम तैयार करो, अखिलेश के घर पहुंचो। कहीं ऐसा ना हो कि लाश की खबर सुनकर वो भाग निकले। सब साहब, ये क्या कर रहे हैं साहब? हमरा विश्वास कीजिए साहब। जो करना है वो पुलिस स्टेशन जाके करेंगे अखिलेश। तो बात अब साफ साफ कर लेते हैं, और ध्यान रहे कि दोनों सच ही बोलेंगे। अखिलेश, क्या तुम्हारे पिता कभी तुम्हारे घर आए थे? हाँ साहब। और घर लौटने की बात पर तुम दोनों में बहस भी हुई थी? अब साहब गुस्से में तो मुंह से 2-4 बातें निकली जाती हैं। बात यह है साहब कि हम राम से चिढ़ते बहुत थे। कहे कि बाबूजी ने सारी जायदाद तो उनके नाम कर दी, जी का वो बर्बाद कर देता, और हमका का दिया कछु नहीं। बस साहब यही खातिर हम गुस्से में घर छोड़कर बाहर चले गए। तू चाहे कितनी भी दलील दे ले,
लेकिन तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू कोई दूध का धुला हुआ है। और ब्रिजेश्वर जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बेटा तो खो ही दिया है तो कम से कम दूसरे को बचा लो। हमारे बेटे आपस में झगड़ा भले ही कर सकते हैं, पर हम इतना जानते हैं कि वो किसी का खून नहीं बहा सकते। आपका ये बेटा क्या कर सकता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये आप नहीं जानते। इसलिए दिमाग की नसों पर जोर दीजिए और सोचिए कि क्या किया, किसने किया और क्यों किया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम कुमार की हत्या हुई थी। किसी ने उसे गला घोटकर मार दिया और फिर लाश को दफना दिया। बॉडी जल्दी सड़ने लगी क्योंकि कातिल ने लाश के साथ नमक का भी इस्तेमाल किया था सर। और सर, नमक का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया ताकि बदबू को दबाया जा सके। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई घर के अंदर कब्र खोद के बॉडी दफना के चला गया और बाप को खबर तक नहीं हुई। मुझे लगता है सबके पीछे अखिलेश का हाथ है और बाप अब अपने इकलौते बेटे को बचाना चाहता है। या ये भी हो सकता है कि राम की मौत की वजह रेखा बनी हो। आखिर उसके भी फैक्ट्री में चाहने वाले बहुत थे। हो सकता है उनमें से कोई आया हो और ये सब करके चला गया हो। मुश्ताक सर, मुझे लगता है कि हमारे हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ रेखा है। क्या वाकई में रामकुमार के पिता इस बात से अनजान थे कि उनके बेटे की लाश उनके घर में दफन थी, या फिर वो अपने दूसरे बेटे अखिलेश को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या अखिलेश ने ही अपने भाई रामकुमार की हत्या की थी? वैसे अखिलेश के अलावा पुलिस की शक की सुई कहीं ना कहीं रेखा पर भी थी। रेखा, सर इसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। चूहा मारने की दवा खाई थी। सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता था पर अभी ठीक है। जहर अभी बाहर है पर रिकवर होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हाँ तो रेखा, मामला क्या है? ऐसा क्या हुआ कि तुमने चूहे मारने का जहर खा लिया? साहब, आज तक हमने जिससे भी प्यार किया वो सब हमको छोड़कर चले गए और इस बार भी ऐसा ही हुआ साहब। इसलिए हमने सोच लिया कि अब हम नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, सुनकर बड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन वो क्या है ना, मेरी भी एक परेशानी है जिसे सुनकर तुम्हें भी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। हमने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड चेक किया और हमें यह पता लगा कि जिस रात नमन का खून हुआ उस रात तुम भी वहीं थी। और हम उस फैक्ट्री के मजदूर नहीं हैं जिसे तुम घुमाओ और हम घूम जाएं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारा सच खुद अपने मुंह से कबूलो। ये तो अगर हम घुमाने पे आ गए ना तो ऐसा घुमाएंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी घूम जाएगी। चलो बोलो बोलो। साहब, हम तो नमन के साथ रहना चाहते थे। हमने तो इतना भी सोच लिया था कि हम उनके साथ भाग जाएंगे। साहब, नमन ने हमसे वादा किया था कि वो हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और हाँ साहब, उस रात नमन ने ही हमें वहां बुलाया था। अरे हम तुम्हारे साथ है ना, काहे चिंता करती हो? अरे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब तो कम ख्याल रखेंगे क्या तुम्हारा? हाँ? अरे पकड़ो ना। हमें पता है कि आप हमारा हमेशा ख्याल रखेंगे। फिर हम उसके बाद वहाँ से अकेले निकल गए। उसके बाद साहब नमन से कौन मिला, वो कहाँ गया, हमें कुछ नहीं पता साहब। उस रात इतना कुछ हुआ। आपके बेटे को किसी ने मारा, आपके घर में उसकी कब्र खोदी, उसे दफना दिया और वहां से चले भी गए। ये सब करने में अच्छा खासा वक्त लगा होगा ब्रजेश्वर जी, और आपने कुछ भी नहीं सुना, क्यों? साहब, मैं और मेरी पत्नी उस रात भी हर रोज की तरह खाना खा के अपने कमरे में सोने चले गए। हमने कोई आवाज नहीं सुनी साहब। साहब, हमारे घर में आने के 2 रास्ते हैं, एक तो आगे का दरवाजा और एक पीछे का दरवाजा जो खेतों की ओर खुलता है साहब। वो लोग जरूर पीछे के दरवाजे से आए होंगे साहब। और साहब, रामकुमार का कमरा भी घर की दूसरी तरफ है। अगर उस कमरे में कुछ हो भी रहा होगा तो हमें उसकी आवाज नहीं आएगी। ये सब में अखिलेश नहीं हो सकता साहब। वो गुस्सा जरूर करता है, बकबक करता है, पर वो ये सब नहीं करेगा साहब। तो फिर और कौन कर सकता है? कौन कौन लोग आते थे आपके घर पे? बहुत लोग आते हैं हमारे घर पे। तो रेखा, संतोष, उसकी पत्नी।
सर हमने अब तक संतोष और नमन के घर वालों से बात नहीं किया है। संतोष की बीवी भी रामकुमार के घर अक्सर आया करती थी, हो सकता है उसने कभी कुछ देखा हो। रामकुमार के घर आना जाना होता था तुम्हारा? हाँ साहब जी, वो उनकी माँ बहुत अच्छी है, उनसे मिलाया करती थी। तुम्हारा पति संतोष रेखा का रिश्ता लेकर रामकुमार के यहाँ गया था, कैसी लड़की है वो? अरे उसकी तो बात ही ना कीजिए साहब, उसकी वजह से तो हमारा अच्छा खासा घर बर्बाद हो रहा है। चल संतोष। साहब क्या हुआ? तेरे लिए जेल में एक नया काम ढूंढना है, चक्की पीसने का। अरे अरे हम क्या किए? अरे अरे साहब बोला मत, हमें सब सच पता चल चुका है कि रामकुमार और नमन को तू नहीं मारा है। क्या बोल रहे? हम काहे मारने लगे रामकुमार को? तेरी बीबी ने सारा सच उगल दिया है और तेरे सारे काले कच्चे चिट्टे खुल चुके हैं। रेखा कुछ दिन तेरे घर पे भी रही थी, राइट? और तुम दोनों के बीच कुछ चल भी रहा था और नमन की बीवी ने हमें बताया कि नमन को कोई 5 लाख रुपए देने वाला था और वो शहर से बाहर भी जाने वाला था। तब तेरे हमने कॉल रिकॉर्ड चेक किए और पता चला कि कत्ल वाले दिन नमन ने तुझे फोन भी किया था। हेलो? और कत्ल की रात रेखा तेरे साथ भी थी। फिर क्या, सारा मामला हमारे सामने आने की तरह साफ हो गया। अब बस तेरे मुंह से सुनना बाकी है। चल बोल। साहब, ये नमनवा हमको कारखाने में तार बदलते हुए देख लिया था, जिसके बाद एक नाथ का हाथ कट गया। हमको जो करना था हम तो कर गए, लेकिन नमनवा को हम पे शक हो गया था। पूछताछ में तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अपना मुंह बंद रखने का हमसे पैसा ईटना चाहता था। हम भी उसको पैसा का लालच दे दिए, वो हमारे जाल में फंस गया। हमको रेखा के पास कोई अच्छा नहीं लगता था। हमारी रेखा सिर्फ हमको हमारे साथ चाहिए थी। इन्होंने हमसे पैसा तो इतना ही चाहता था, साथ ही साथ रेखा भी उसको चाहिए थी। जी का जंजाल बच गया था हमारे। उससे पहले रामकुमार को क्यों मारा? तो भैया हम बता रहे थे ना, राम से बेहतर लड़का रेखा के लिए और कोई नहीं है हमारी नजर में। हम भी उसको देखे हैं फैक्ट्री में काम करते हुए, बड़ा मेहनती और ईमानदार लड़का है। तो कहो तो बात चलाए। अरे भैया, नेकी और पूछ पूछ। चलो बात करते हैं, हम बात करते हैं उससे। हम रेखा को रामकुमार के यहाँ छोड़ाए। हमको लगा कि रेखा रामकुमार के यहाँ रहेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। चाचा प्रणाम। ले आए तुम्हारी बहुरिया। कैसी है चाची? अपनी बहुरिया को देख लो भैया, शिकायत ना करना फिर। अरे मेरा राम, बस बैठा रहोगे? उठो तो देखो, ले आए। कैसी है? पसंद आई? पर 3 दिन में ही हमको उसकी याद सताने लगी। हम उससे मिलने निकले। हमको ये बात शुरू से अच्छी नहीं लग रही थी। बर्दाश्त के बाहर था हमरे कि रामकुमार भी रेखा के साथ वही सब काम करे। हम एक रात वो दोनों को देखे भी। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। अरे संतोष, इतनी रात के? हाँ यार, क्या बात है? मन नहीं लग रहा था ना, तो सोचा तुम्हारे साथ 2-2 पैकिंग मार ले। अरे आओ। अरे रेखा, देखो तुम्हारे भाई आए हैं।
तुम दोनों भाई बहन बैठ के बात करो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई संतोष, फिर हमने सोचा कि रामकुमार ये बात सबको बता देगा। अरे बस तुम्हें गलत फहमी हो रही है ना? मेरी शादी? अरे नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। मैं गलत समझ रहा हूँ। अगली सुबह ब्रजेश्वर चाचा घर आए और हमसे कहने लगे कि रात से रामकुमार घर नहीं लौटा। यही वो मौका था साहब जब हम ब्रजेश्वर चाचा के साथ खुले थे, और इससे किसी को हम पे शक भी नहीं होता। लाश में से बदबू ना आए और जल्दी से सड़ जाए, इसके लिए हमने कवर फिर से खोदी। उसमें नमक डाल दिया और फिर से कवर फाड़ दी। उसके बाद हमने और रेखा ने रामकुमार और उसके पिता को संतोष पर पूरा भरोसा था, और संतोष ने उनके इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपने मकसद को कामयाब करना चाहा। संतोष अपने पहले गलत कदम को कारगर बनाने के लिए एक के बाद एक गलत कदम उठाता गया, और नतीजा रामकुमार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब जुर्म का काला पर्दा किसी की आंखों पर पड़ता है तो सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है, और वो इंसान अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रेखा और संतोष ने किया। अक्सर जब दिल में गलत अरमान पलते हैं तो अंजाम बुरा ही होता है। रेखा और संतोष भी अपने ऐसे ही गलत अरमानों की वजह से कातिल बन गए, और आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल गलत है। हमारे लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है कि सामने वाले पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। मामा, आज मेरे लिए न्यू ड्रेस खरीदो ना। बाड़ा अभी ये मैंने लिया था ना, अभी अगले महीने ले लेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। संतरे दे दूं? दे दीजिए 2 किलो। कहते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता माँ और बेटी का होता है। वो माँ ही होती है जो बेटी के बोलने से पहले ही उसके मन की बात को महसूस कर लेती है। वो माँ ही होती है जो बेटी के जन्म से लेकर उसके उम्र के हर पड़ाव में ये कोशिश करती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, सुखी रहे। और वो बेटी ही होती है जो आंख मूंद कर ये विश्वास करती है कि हर मुसीबत में माँ उसकी ढाल बनकर रहेगी। मगर यह भी सच है कि आज हमारी तेजी से बदलती सोच ने हमारी जिंदगी की सड़क को लालच और अविश्वास के ऐसे गड्ढों से भर दिया है कि जिन पर चलते हुए माँ बेटी जैसे पवित्र रिश्ते न केवल कटघरे में खड़े नजर आने लगे हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ए अलका, चल उठ। तेरे को बोल रही हूँ, चल बाहर आजा, तेरी जमानत हो गई है। चल उठ। चल चल।
देखो, इतना सब कुछ होने के बाद आराम से घूम रही है उसके साथ। संभालो अपने आप को। जो हो गया सो हो गया। ये समय है कि हमको अपनी लाइफ दोबारा शुरू करनी चाहिए। मैंने एक वकील से बात की है, उसने कहा है कि वो ये केस खत्म करवा देगा। महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालम गांव में रहने वाली अलका के पति विमलेश की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी और वो अपनी 6 साल की बेटी रितिका के साथ उसी घर में रह रही थी। लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा था वो हैरान कर देने वाला था। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि हर कोई उससे नफरत कर रहा था, या फिर वो किसी साजिश की शिकार थी, या फिर जाने अनजाने में सच में उससे कोई अपराध हो गया था। वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ था कि एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी और उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे और सबसे बड़ा सवाल माँ बेटी के रिश्ते पर था। लेकिन जो सच था वो इन सवालों के पीछे सिसक रहा था। आखिर क्या था वो कड़वा सच? क्या नाटक लगा रखा? निकलो यहाँ से, निकलो। हटाओ इसको। मैंने कहा ना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हटाओ। पद से निकल जा, वरना बहुत ठुकाई होगी तेरी। चल। अरे कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कैसे नहीं जाएगी? छोड़। यादव सर, कौन है औरत? सर मर्डर का केस चल रहा है इस पर। इससे बचने के लिए फालतू में ड्रामा कर रही है, जबकि इसने सर जानबूझकर अपनी बेटी को एक्सीडेंट में मारा है। इसे मेरे कैबिन में भेज दो, मुझे बात करनी है। सर। सर, सब इंस्पेक्टर जाधव ने मुझ पर हत्या का झूठा आरोप लगाया है। सर, अब आप ही कुछ कीजिए। शिव सर, यू टेक चार्ज ऑफ दिस केस। मैं जाधव से बोल लूंगा, he'll give you all the details. यस सर। सर, मेरे हस्बैंड की मौत के बाद मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए थे। मम्मा, पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे
रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी, और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर। उसके बाद मैंने SKN कंपनी ज्वाइन कर ली ताकि खर्चा चलता रहे, और ड्यूटी पे जाते वक्त मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए जाती थी। सर मंगल नगर में 2 ग्रुप में लफड़ा हो गया, 1-2 को चाकू भी लगा है। सर प्लीज आप मेरे साथ चलिए, इस औरत की सारी डिटेल रास्ते में देता हूँ आपको। ठीक है। शिंदे जी सर। तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है सर। मैम आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। जी। शिंदे माने को बोल दो मैं उनसे चाय कॉफी के लिए पूछे। ठीक है सर। आओ। माने मैडम पूछा, पानी पूछो। ज्यादा एक बात बताओ, तुमने इस औरत के खिलाफ केस क्यों बनाया? सर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ही मैं कंफर्म हो गया था कि जिस एक्सीडेंट में इसकी बच्ची की मौत हुई है वो इसने कैसे किया है। रितिका, रितिका, मारा, मारा उठ, रितिका उठ, रितिका, रितिका, मारा उठ। सर सड़क पूरे 30 फीट चौड़ी है और आगे से जो सिग्नल था वहां से बच्ची के स्कूल जाने के लिए अलका को राइट की तरफ मुड़ना था, लेकिन ऐसा करने के बजाय अलका ने अपनी स्कूटी की रफ्तार अचानक तेज करते हुए लेफ्ट की तरफ टर्न किया। सर इसलिए उस पर पहली बार मुझे शक हुआ कि एक्सीडेंट उसने जानबूझकर तो नहीं किया। लेकिन जादव कोई माँ अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहेगी? एग्जैक्टली सर, यही सवाल मेरे दिमाग में आया था। इसके लिए सर मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ भी की। सर जानते हैं क्या मालूम हुआ? अरे काई की माँ साहेब, सौतेली बेटी थी उसकी। सौतेली? हाँ, विमलेश ने अपनी बीवी के मरने के बाद रितिका को संभालने के लिए अलका से दूसरी शादी की थी साहब। और जब तक विमलेश जिंदा था ना साहब, रितिका को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। क्या बताऊं, परेशान हो गए थे हम तो। साहब उसकी बेटी रितिका को मैंने खुद ने कार के नीचे आने से बचाया था। बड़ी लापरवाह माँ है साहब, ऐसा लगता है वो खुद अपनी बेटी को मरवाना चाहती है। सर उसकी एक पड़ोसन बता रही थी कि 1 साल पहले उसकी पति की मौत हो गई थी। कुछ टाइम तक तो ये औरत ठीक रही, लेकिन कुछ महीने पहले से ऋषभ नाम का एक जवान लौंडा उसकी लाइफ में आ गया है। उसी के साथ चक्कर चल रहा है सर, काफी उठना बैठना है उसके साथ। इसके मर्द को मरे अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और देखो कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। आस पड़ोस का भी ख्याल नहीं है इसको। सर मेरे को तो पूरा शक है कि अपनी बॉयफ्रेंड की लाइन क्लियर करने के लिए इस लड़की ने ही अपनी सौतेली बेटी को रास्ते से हटाया। आपने पुलिस से यह बात क्यों छुपाई कि रितिका आपकी सगी बेटी नहीं सौतेली बेटी थी? क्यों? सर इस बात का इस केस से क्या संबंध है? क्योंकि आपका अपने हस्बैंड के साथ रितिका को लेकर के रोज झगड़ा होता था। मुझसे पूछे बिना बाहर जाने की क्या जरूरत थी? परमिशन ली तूने मुझसे? परमिशन ली? इकड़ा इकड़ा, तेरे को बोला इधर आ तो इधर आने का। चली गई मम्मी। अहो ये क्या करते तुम भी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? ए अलका चुप, तूने पैदा नहीं किया इसको, ये मेरी बेटी है, समझ में आई तेरे? चल रितिका चल बेटा अंदर चल।
मरने दे इसे। भांज साली, मेरी बेटी पे अपना हक जमाती है। आपके हस्बैंड की मौत कैसे हुई? शराब पीने से उनका लीवर डैमेज हो गया, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। और उसके बाद ऋषभ का आपके घर आना जाना बहुत हो गया, नहीं? हाँ, ऋषभ का आना जाना है मेरे घर पर। और फिर घर का दरवाजा तुरंत बंद कर लेते थे, क्यों? हाँ सही है, मैं ही बुलाती थी उसे। भाई है मेरा, राखी बांधी है मैंने उसे। रितिका, चल बेटा जल्दी से बुक निकाल, ऋषभ आ रहा है तुझे पढ़ाने। मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे उनके साथ घूमने जाना है। रितिका, ऋषभ आओ। ऋषभ, अच्छा किया कि तुम आ। देखो रितिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही पढ़ाई में। तुम रितिका की पढ़ाई की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरी बहन हो, तुमने मुझे राखी बांधी है। रितिका, चलो बुक खोलो। एक्सीडेंट वाली जगह पर सिग्नल के बाद आपकी बेटी का स्कूल सड़क के राइट हैंड साइड में है, फिर आप अचानक लेफ्ट हैंड साइड में क्यों मुड़ी थी? क्यों मैडम, याद नहीं आ रहा या फिर सवाल समझ में नहीं आया? चल चल बड़ा, चल चल चल। चल होकर चल। अगर मुझे आगे बैठना है। तू पीछे बैठना, 6 साल की हो गई है, मुझे चलाने में दिक्कत होती है आगे। पीछे बैठ, चल जल्दी। मम्मा मला फुगे पाहिजे। बड़ा उशीर होते। मम्मा फुगे ले दो ना। मम्मा प्लीज ऑनली 3। ठीक है, ये लो। खुश? तो तू स्कूल लेकर जाएगी बलून अब? मम्मा आप बलून लेके चले जाना और शाम को लेके आना। अच्छा, मैं ऑफिस लेकर जाऊं तेरा ये बलून? हाँ, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ शैतान? मम्मा मम्मा आइसक्रीम। मम्मा प्लीज एक दिला दो ना मम्मा प्लीज। एक आइसक्रीम में कल नहीं खाऊंगी, पक्का प्रॉमिस, सच्ची मुच्ची। हाँ ठीक है, रुक खाली एक खाऊंगी प्लीज। हाँ हाँ एक खा लेना, रुक मैं लेती हूँ। रितिका, बड़ा बड़ा, रितिका उठ, रितिका। क्या हुआ डॉक्टर साहब? शी इज नो मोर। इनका पेपर तैयार कर दे रहा।
रितिका, रितिका, मैडम आपका भी मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो केस है वो एक्सीडेंटल डेथ का केस है। चलिए। चलिए। ये तो बदनसीबी है, कोई क्या कर सकता है। ये बदनसीबी नहीं है, हत्या हुई है, हत्या। ये क्या कह रही हो अलका? वो एक एक्सीडेंट था। नहीं ऋषभ, ये एक्सीडेंट नहीं था, हत्या हुई है। ये मेरी बेटी की हत्या हुई है इसमें। और पता है हत्यारा कौन है? वो लोग जिनकी लापरवाही के कारण सड़क पर गड्ढे बने। अगर वो गड्ढा ना होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मेरी बेटी नहीं मरती। अगर उन हत्यारों को सजा नहीं मिली तो उन गड्ढों के कारण और भी कई रितिकाएं यूं ही मरती रहेंगी। देखो मैडम, आपकी प्रॉब्लम समझता हूं मैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का केस बन रहा है, हत्या का नहीं। अभी क्या गड्ढे के खिलाफ एफआईआर लिखूं मैं? लेकिन सर मैंने खुद पता लगाया, सड़क के ठेकेदार का नाम प्रदीप सावंत है और इंजीनियर का नाम राज पाटिल है। सर उन लोगों को इतना तो पता होगा ही ना कि अगर सड़क में कोई खराबी है तो उससे किसी की भी जान जा सकती है। सर उनकी लापरवाही के कारण गड्ढा बना और मेरी बेटी की जान गई। उन लोगों के खिलाफ मर्डर का केस होना ही चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करूंगा। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही एफआईआर लिखूंगा। बोलिए बोलिए। और उस दिन के बाद इस थाने के मैंने कई चक्कर काटे। हर दूसरे दिन आकर मैं यही पूछती थी कि उस ठेकेदार प्रदीप सावंत और राज पाटिल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिला सर कि जांच चल रही है। और उसके 1 महीने बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। ले जाओ इसको। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? क्यों पकड़ के रखा है मुझे? क्या किया मैंने? क्या कसूर है मेरा? कोई बताएगा मुझे? ओ मैडम, जांच चेकिंग नहीं, तुमने एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, इसके लिए लेके जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं साहब? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपनी बेटी को क्यों मारूंगी मैं? मैडम, सड़क का एक तरफ का चौड़ाई 30 फीट है और वो गड्ढा सिर्फ 3 फीट चौड़ा और 2 इंच गहरा है। तेरे को छोटा सा गड्ढा दिखा और बाकी का 27 फीट सड़क नहीं दिखा। तू साइड से जा सकती थी ना, लेकिन तेरे को ऐसा करना ही नहीं था। तूने जानबूझकर अपनी स्कूटी गड्ढे में डाली ताकि तू अपनी सौतेली बेटी से छुटकारा पाकर अपने उस बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ शादी बना सके। चक्कर चल रहा है तेरा? ले ले इसको। गाड़ी में साहब मेरी बात सुनो साहब, ये सच नहीं है साहब, मुझे छोड़ो साहब। अब मैं केवल इतना कहना चाहूंगी सर कि सड़क के ये गड्ढे रितिका जैसे कई लोगों की मौत का कारण बनते हैं और सड़क बनाने वाले उन ठेकेदारों और इंजीनियर्स को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आप अभी घर जाइए, लेकिन जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाती आप यहीं रहिएगा। जी सर। सर, मुझे तो अब इन दोनों की बातें सही लग रही हैं।
ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। देखते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर शिव गायकवाड़ एक बहुत ही मंझे हुए पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने पहले जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर जाधव और अलका दोनों से बात की थी और वो अच्छी तरह से जानते थे कि सच और झूठ की पहचान तथ्यों को परखने के बाद होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सच उससे बिल्कुल उल्टा होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। लेकिन साथ ही यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि हमारे देश का कानून भावनाओं पर नहीं बल्कि परखे गए सबूतों पर यकीन करता है। इसलिए सीनियर इंस्पेक्टर गायकवाड़ को अब अपराधी के खिलाफ सबूत भी इकट्ठे करने थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस केस की दोबारा से जांच शुरू की। आओ। हाँ साहब, स्कूल जाते समय बच्चे यहाँ से आइसक्रीम खाई थी और वहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ। शिंदे, अलका जी की जो स्कूटी थाने में रखी है ना, उसे अर्ली मॉर्निंग लेकर के यहाँ जाना। एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल जाएगी कल। ठीक है सर, आओ। शिंदे जी सर, यहाँ से एक जमीन का टुकड़ा खोदकर लैब भेज देना ताकि पता तो चले कि रोड बनाते समय कोई लापरवाही हुई है या नहीं। और हाँ, साथ में एक्सीडेंट के बाद अलका का मेडिकल टेस्ट कराने वाले उस कांस्टेबल से भी पूछताछ करो। ठीक है सर। साहब, उस औरत को चोट तो बहुत लगी थी। चूंकि डेथ का केस था इसलिए मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली है। ये देख लीजिए। ठीक है पटेल, तुम जाओ। थैंक यू सर। सर, जाधव की जांच में बहुत गड़बड़ी है। ये देखिए सर, जिस समय एक्सीडेंट हुआ था वो करीब दिन के 11 बजे का समय था। क्योंकि उस समय सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए किसी के लिए भी 40 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला पाना संभव नहीं है। जबकि जाधव ने रिपोर्ट में लिखा है कि अलका जी 60 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। अगर अलका ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया होता तो उसे वैसी चोटें नहीं लगती जैसे कि अचानक गिरने से लगती। और सर, अलका के मेडिकल रिपोर्ट की भी अनदेखी की गई है, जो ये साबित करता है कि एक्सीडेंट में अलका को भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी। शिंदे, जाधव से कहो कि मुझे इस केस के बारे में दोबारा बात करनी है। जी सर। जाधव, ये जहर है, पीजिए इसे। लेकिन सर, मुझे पता है कि इसको पीने से तुम मर सकते हो। नाउ इट्स एन ऑर्डर, पियो इसे। जाधव, अगर अनजाने में मैंने तुम्हें यह जहर दिया होता तो ये एक एक्सीडेंट होता, जबकि मुझे पता है कि यह जहर है, उसको पीने से तुम मर सकते हो, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो यह एक हत्या हुई। खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भी पता होता है किसकी वजह से किसी की मौत हो सकती है।
इसलिए रितिका का मामला एक्सीडेंट नहीं, जानबूझकर की गई हत्या है। और तुमने तो बिना जांच की तह तक जाए हुए एक मां को हत्यारा बना दिया। जादव, तुम्हारी इस लापरवाही से हम सब शर्मिंदा हैं और तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठेकेदार प्रदीप सावंत को थाने में बुलाओ और उसे कहो कि पूरी फाइल लेकर के आए। सर। सर, पता चला कि इनका एक फ्लैट अंधेरी में भी है, 2 भाई खल्ला में भी हैं। हाँ सर, बात तो बराबर है। कौन से ग्रेड के ठेकेदार हैं ये? बी ग्रेड के। आप 3 साल से बी ग्रेड के ठेकेदार हैं और सरकारी ठेके में आपको इतनी जल्दी इतना मुनाफा हो गया। सड़क बनाते समय आपने जो मटेरियल यूज किया है उसके बिल और सरकारी इंजीनियर से उसके अप्रूवल के पेपर सब इसमें है ना? हाँ साहब, सब इसमें है। लेकिन साहब, आप बोलो ना, करने का क्या है? आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अब जो करना है पुलिस करेगी। और हाँ, मुझसे पूछे बगैर शहर के बाहर मत जाइएगा। सड़क में बने हुए गड्ढे सिस्टम में पड़ चुके गड्ढों की गवाही है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिस्टम में गड्ढे हैं या गड्ढों में सिस्टम। लेकिन जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है कि इन गड्ढों की वजह से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पिछले ही साल लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई और जिनमें तकरीबन 1,41,000 लोग मारे गए। और इनमें से 11,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हुई, जिनमें 3,000 लोग मारे गए। और यह सब हमारी और आपकी बदकिस्मती नहीं है कि देश भर में हर दिन हर घंटे लगभग 16 लोग, यानी कि तकरीबन हर चौथे मिनट में हमारे किसी अपने की हत्या कर दी जाती है। दोषी कौन है? सड़क पर बना हुआ गड्ढा, या सड़क बनाते समय लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, या जांच करने वाले सरकारी अधिकारी, या फिर खुद अलका, जिसे सड़क पर बने गड्ढे से बचकर चलना चाहिए था। वजह जो भी हो, लेकिन हर साल गड्ढों की वजह से होने वाली मौत की लिस्ट में 5 साल की मासूम रितिका का नाम भी जुड़ गया। लेकिन अब देखना यह था कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, क्या उन्हें अपनी हरकतों पर जरा भी शर्म थी, या फिर वो कुछ ऐसा करने वाले थे जो आपके और हमारे सड़क पर सुरक्षित चलने और जिंदा रहने के अधिकार पर एक तमाचा था। मैडम, नमस्कार। मैं ठेकेदार प्रदीप सावंत। बोलो। मैडम, मैं तुम्हारी बेटी को वापस तो नहीं ला सकता, बस तुम कुछ ले दे के मामला सेटल कर दो। तुम मेरी बेटी की मौत का सेटलमेंट करना चाहते हो ना? कितने पैसे दोगे? ऐसे मैडम, मेरा तो कुछ बनता नहीं है, फिर भी मैं 2 लाख रुपए ले आया हूं। ठीक है। बस तुम ये लिख दो कि तुमको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, लिख के तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। $2.5 लाख तो हो जाएंगे ना? बराबर ना? तो मैं ये सब तुमको दे देती हूँ, बस तुम मेरी बेटी के जान के बदले में ना अपने किसी बच्चे की जान ले लो, मामला सेटल हो जाएगा। ज्यादा होशियारी दिखा रही है ना मेरे सामने? ठीक है, तो कुछ जो मर्जी है करना कर, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, समझी? पकड़। चले चल। मिस्टर पाटिल, आपके रिपोर्ट के हिसाब से इस केस में जिस गड्ढे की बात हो रही है
वो सड़क पर किसी भारी चीज के गिरने की वजह से ही बने हैं ना? हा? जी मैंने खुद फाइल चेक की थी। एक सवाल है पाटिल साहब से, क्या बारिश का पानी इतना भारी होता है कि सड़क पर गिरते ही सड़क गड्ढों से भर जाती है? चलिए मानिए आपकी बात कि वो गड्ढा जिसकी वजह से एक बच्ची की मौत हुई सड़क पर किसी भारी चीज के गिरने की वजह से बनी है, लेकिन उसी सड़क पर और भी बहुत सारे गड्ढे हैं और वो भी आपकी ही सुपरविजन में बने हैं ना? उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाटिल साहब, मुझे इस सड़क की पूरी रिपोर्ट चाहिए। आप कैसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? शिंदे। तो ठीक है इंजीनियर साहब, मैं एक काम करता हूं, मैं ये सारी फाइलें ले जाता हूं, इसकी जांच करता हूं, जो जरूरी नहीं होगी उसे वापस कर दूंगा, ठीक है? नहीं। इसी में सारे पेपर्स हैं। थैंक यू। थैंक यू। शिंदे। यस सर। अब तुम्हें पता है ना कि हमें आगे क्या करना है? हाँ सर, अब हमें दोनों के फोन कॉल्स और बैंक के खातों की जांच करनी है, पर उसके लिए वी नीड परमिशंस। उसके लिए मैं एसपी सर से बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। जय हिंद सर। सर सड़क का जो टुकड़ा हमने सैंपल के लिए लैब भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसार ना तो सही मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सही टेक्निक का। और उनके फोन कॉल्स और बैंक रिपोर्ट? सर उसकी जांच भी मैंने कर ली है। अगर ठेकेदार और इंजीनियर को सजा दिलवाना है तो ये सबूत अभी भी काफी नहीं है, और अगर इन सबूतों को लेकर के हम केस फाइल करते हैं तो उसे साबित करने में बहुत समय लग जाएगा। जैन सर। और सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैंने पूरी जांच कर ली है, सभी के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। ओके सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ठेकेदार प्रदीप सावंत और इंजीनियर राज पाटिल की सारी फाइलें लेकर के आओ। ओके सर। सर इसमें लैब टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर के मटेरियल सप्लायर, आप लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, फोन कॉल्स सब रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन सर आप लोगों ने ऊपर से कॉल करा करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फिरवा दिया। साहिब, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ये लीजिए, बाकी मामला रफा दफा होने के बाद। कहाँ तुम लोग, जल्दी करो ना, आओ ना। आ गया साहब। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से सर। इधर एसपी कदम साहब के कहने से हमने ये सब किया ताकि तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ सके। लेके चलो इन्हें। चलो आ जाओ। आइए इंजीनियर साहब, आइए। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन अच्छा मम्मा, पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे
रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी, और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर। सारी जांच के बाद अलका पर लगे हुए सभी आरोपों को हटा दिया गया, मगर अलका के दिल पर लगे हुए जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। वो आज भी हम सबसे सवाल करती है कि क्या मां और बेटी का रिश्ता सिर्फ बेटी को जन्म देने से ही जुड़ता है? इस मामले में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर गजानन जाधव को जांच में लापरवाही का दोषी पाते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई की है। ठेकेदार और इंजीनियर दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लापरवाही के कारण हुई हत्या का मामला दर्ज किया गया और न्यायालय ने उन्हें 10 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ करने का आदेश दिया। हमारे देश की सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए केवल सड़कें बनाने में खर्च करती है ताकि हम न केवल एक बेहतर जिंदगी जी सकें बल्कि विकास की गति को भी महसूस कर सकें। लेकिन ठेकेदार प्रदीप सावंत और इंजीनियर राज पाटिल जैसे भ्रष्ट और बेईमान लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए देश की विकास प्रक्रिया को गड्ढों में डाल देने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। हर साल सड़कें बनती हैं और महीने 2 महीने में उनमें गड्ढे पड़ने लगते हैं और हर बारिश का मौसम सड़क को सड़क कम और गड्ढा ज्यादा बना देता है, जो हर पल कहीं किसी अलका से उसकी मासूम बेटी को छीन लेता है। अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें मजबूर कर दें कि ये चंद रुपयों के लिए हमारी जिंदगी के साथ ना खेलें। ये सच है कि भ्रष्टाचार का गड्ढा काफी गहरा है और इसे भरते भरते काफी समय लग जाएगा, लेकिन इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि हाल ही में सरकार ने सड़कों की गलत डिजाइनिंग और देखभाल की कमी के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए संबंधित लोगों को उत्तरदायी ठहराने की घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ऐसी दुखद घटनाओं में न केवल कमी आएगी बल्कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा भी मिलेगी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।